नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। चलिए शुरू करते हैं ग्लोबल न्यूज़ के साथ। सबसे पहले बात करते हुए जेपी मॉर्गन के ओपिनियन की अबाउट द यूएस फेड रेट कट्स। तो फ्राइडे को जब पेरोल डेटा आया उसके बाद से थोड़े बहुत जो इंडिकेशंस है वो इस पर दिख रहे हैं कि शायद सितंबर में फेडरल रिजर्व एक रेट कट लेगा। यहाँ तक कि कुछ इकोनॉमिस्ट का ये भी कहना है कि 50 बेसिस पॉइंट्स तक की रेट कट होगी। जेपी मॉर्गन हालांकि ये कह रहा है कि फेडरल रिजर्व इज लाइकली टू कट रेट्स बाय 25 बेसिस पॉइंट्स उनके मुताबिक। एंड ओवरऑल जो इंडिकेशंस दिख रहे हैं यूएस इकोनॉमी के, तो ऑफ कोर्स जो चीज़ें हैं, मैक्रो इकोनॉमिक चीज़ें हैं, वो उतनी अच्छी नहीं दिखी, जो इंडिकेट कर रही है कि हो सकता है कि एक रेट कट हो। तो वीक पेरोल डेटा आया था फ्राइडे को, बट स्टिल इन्फ्लेशन थोड़ा सा एलिवेटेड है, तो वो एक चीज़ होगी जो शायद फेडरल रिजर्व को होल्ड बैक करेगी बैक फॉर कटिंग द रेट्स बाय 50 बेसिस पॉइंट्स, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा होते हुए अगर आप रेट कट्स करते हो तो चांसेस है कि इन्फ्लेशन शायद और भी बढ़ जाए। तो फेडरल रिजर्व जिस रेंज में इन्फ्लेशन चाहती है अब तक उतना गिरा नहीं है, लेकिन सारे मैक्रो इकोनॉमिक चीज़ें देखते हुए, टैरिफ्स के इश्यूज और ये सारे इश्यूज देखते हुए शायद फेडरल रिजर्व को ये लगे कि अब रेट कट्स, एक रेट कट करना यहाँ पर जरूरी है। रिसेशन की प्रोबेबिलिटी यूएस इकोनॉमी में करंटली इज बीइंग सीन एट अराउंड 40%। एंड थोड़ा बहुत ग्रोथ ईजिंग आएगा आगे, यही नजर आ रहा है। तो रिसेंटली डिस्पाइट गवर्नर कुक जिनको डिसमिस किया गया था फ्रॉम फ्रॉम देयर पोजीशन, फेडरल रिजर्व का इंडिपेंडेंस अभी भी इंटैक्ट है, ऐसा जेपी मॉर्गन का मानना करंटली है। अब बढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी की ओर। तो इसमें सबसे पहली न्यूज़ है रिगार्डिंग द इंपोर्ट ड्यूटीज। तो इंडिया हो सकता है इंपोर्ट ड्यूटी के कंसेशंस दे ऑन हाई एंड कार्स टू ईयू यानी यूरोपियन यूनियन। तो ये कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक करंटली, ये मनी कंट्रोल का एक न्यूज़ आर्टिकल था जहां पर इंडिया, उनका कहना है कि इंडिया माइट बी लाइकली टू ऑफर सम इंपोर्ट ड्यूटी कंसेशन टू यूरोपियन यूनियन, जो एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एफटीए का पार्ट हो सकता है, जो करंटली नेगोशिएशन स्टेज में है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। करंटली जो इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया लगाता है ऑन कंप्लीटली बिल्ट अप सीबीयू पैसेंजर व्हीकल्स, वो 110% है फॉर कार्स जो 40,000 यूएस डॉलर्स के ऊपर के प्राइस की है। जो इस थ्रेशोल्ड के नीचे के प्राइस की कार्स है उस पर 70% की इंपोर्ट ड्यूटी करंटली लगाई जाती है। तो यूरोपियन यूनियन ने ये सारे इश्यूज रेस किए कि उनका ये मानना था कि इंडिया के ऑब्वियसली इंपोर्ट ड्यूटीज काफ़ी ज़्यादा है कार्स पर। एंड इंडिया करंटली एक ड्यूटी रिडक्शन फ्रेमवर्क के तौर पर काम कर रहा है जिससे यूरोपियन ऑटोमोटिव सेक्टर को थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। तो ऐसा ही कुछ ऑफरिंग इंडिया का यूके के साथ हुआ था जब रिसेंटली एफटीए साइन हुआ था। फाइनल आउटकम हवेवर इसका आने वाले कुछ हफ्तों में ही पता चलेगा, क्योंकि निगोशिएशंस करंटली चल रहे हैं। तो 13th राउंड ऑफ टॉक्स चल रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड ईयू, जो सितंबर 8 यानी कल स्टार्ट हुए थे, एंड दे आर शेड्यूल्ड टू कंटिन्यू थ्रू आउट द वीक। इसके बाद एक नेक्स्ट राउंड होगा एक और ब्रजल्स में नेक्स्ट मंथ, तो तब हो सकता है कि एफटीए नेगोशिएशंस कंक्लूड हो, एंड मे बी बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर इंडिया और ईयू के बीच में शायद कोई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो फाइनलाइज हो जाए। एक और चीज़ यहाँ पर नोट की गई कि ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन ये एक बड़ा मार्केट है, ये होम है टू ब्रांड्स लाइक बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज बेंज एंड ऑडी। तो ये सारे कंपनीज के लिए एक मार्केट यहाँ पर ओपन हो सकता है। हालांकि मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लग्जरी कार्स के लिए इंडिया में, जो अकाउंट करते हैं लेस देन 2% ऑफ द टोटल वॉल्यूम्स ऑफ पैसेंजर व्हीकल सेल्स इन इंडिया। एंड मर्सिडीज बेंज जैसी कंपनी के टोटल वॉल्यूम्स इंडिया में अराउंड 18,000 यूनिट्स रहे थे फॉर FY 25। अगली न्यूज़ है रिगार्डिंग द रशियन ऑयल। तो इंडिया के जो स्टेट ओन्ड रिफाइनर्स है वो चाहते हैं कि रशिया से आने वाला जो ऑयल फ्लो है वो रिस्टोर हो जाए। तो रिसेंटली ये जो ऑयल फ्लो है वो रुक गया है, मतलब कम हो चुका है ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। एंड ये सारे स्टेट ओन्ड ऑयल रिफाइनर्स हैं, उनकी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त रही है कि वो जो डिस्काउंटेड रेट पर रशियन क्रूड परचेस कर पा रहे थे वो फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें फिर से चाहिए। रिसेंटली यूएस के तरफ से काफ़ी प्रेशर बढ़ गया था इस चीज़ को लेकर, बट प्लान्स अभी थोड़े से बैक सीट पर इसलिए है क्योंकि जो कार्गो है वो करंटली लिमिटेड है टू ट्रांसपोर्ट द क्रूड फ्रॉम रशिया टू इंडिया। तो जो रिफाइनर्स है इन साउथ एशियन रीजन, वो उनको कम ऑफर्स मिल रही है करंटली फॉर अक्टूबर लोडिंग रशियन कार्गोस। एंड जो बैरल्स है मॉस्को से ऑयल के वो करंटली रीडायरेक्ट हो रहे हैं टू चाइना। ग्लोबल ऑयल मार्केट जो है वो इस बाइंग पैटर्न पर फोकस्ड है करंटली, क्योंकि
वॉशिंगटन यानी यूएस वाज नॉट रियली हैप्पी, जो इंडिया पर उन्होंने एक्यूजेशन लगाया था कि इंडिया चीप ऑयल इंपोर्ट करके वो सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है आफ्टर प्रोसेसिंग द ऑयल। एट द सेम टाइम क्रूड ट्रेडर्स भी करंटली पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ओपेक प्लस जो नेशंस है उनका क्या डिसीजन रहेगा रिगार्डिंग द वीकेंड सप्लाई कर्व्स, क्या कुछ सप्लाई कर्व्स और भी लिफ्ट होंगे नहीं होंगे। तो करंटली एक वेट एंड वॉच मोड पर ऑयल मार्केट्स करंटली है। जो 4 हफ्ते थे टिल August 31, उसमें रशिया का सी बोन क्रूड ऑयल इंडिया को कम हो गया टू 1.3 बिलियन बैरल्स पर डे, जबकि मार्च के मंथ में ये लगभग 1.97 मिलियन बैरल्स पर डे हुआ करता था। तो ये जो एक्सेस है, जो यहाँ पर गैप है, वो मेनली चाइना ने ही पिकअप की है ऑफ द रशियन क्रूड। इंडिया का जो अपैरल मार्केट है उसका एक्सपोर्ट आउटलुक निगेटिव कर दिया है फ्रॉम स्टेबल। ये किया है इकरा ने, जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो उनका ये मानना है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो श्रिंक हो जाएगा बाय 6 to 9% इन FY 26। रीजन इज क्लियर कि जो टैरिफ रिलेटेड रिविजन्स किए हैं यूएस ने रिसेंटली, तो उस वजह से उन्होंने इस इंडस्ट्री पर, स्पेशली अपैरल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर, उन्होंने अपना आउटलुक जो है वो नेगेटिव कर दिया है। ये जो मूव है दैट विल बी, जो टैरिफ रिलेटेड मूव्स है दे विल एडवर्सली अफेक्ट इंडियाज ओवरऑल अपैरल एक्सपोर्ट, क्योंकि इससे रेवेन्यूज जो है आने वाले क्वार्टर्स में वो डिक्लाइन हो सकते हैं। लोअर एक्सपोर्ट्स और प्राइसिंग प्रेशर से जो इंडस्ट्री के ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 200 to 300 बेसिस पॉइंट से गिर जाएंगे FY 26 में, ऐसा मानना इकरा का है। एंड ये जो इम्पैक्ट है वो उन कंपनीज के लिए ज्यादा स्टीपर रहेगा जो एक्सपोर्ट पर ज्यादा रिलाय करते हैं। अकॉर्डिंग टू इकरा, जो रिसेंट टैरिफ इम्पोजिशन है उससे जो रेवेन्यू है अपैरल इंडस्ट्री का वो काफी अफेक्ट हो सकता है, डिस्पाइट सपोर्ट ऑफ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद यूके। तो यूके के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है एंड डाइवर्जेंस किए जा रहे हैं, जो भी एक्सपोर्टर्स है वो यूएस की जगह बाकी कंट्रीज को डाइवर्जेंस कर रहे हैं, बट इसका अफेक्ट, इसका असर इस साल में होने वाला है। जो इकरा एजेंसी है उनका ये भी मानना है कि डिक्लाइन जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, और वो अराउंड 7.5% हो सकता है फ्रॉम 10% इन FY 25। तो जो वीकर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो सेकेंड हाफ ऑफ फिजिकल में थोड़े से ऑपरेटिंग एफिशिएंसी शायद रिड्यूस कर देगा। इकरा ने ये भी कहा है कि इंडिया करंटली ज्यादा बड़ा मार्केट शेयर होल्ड नहीं करता। यूएस का जो भी अपैरल इंपोर्ट मार्केट है उसमें इंडिया का मार्केट सिर्फ 6% है, बट इंडिया के एक्सपोर्ट अपैरल मार्केट के लिए फिर भी एक सिग्निफिकेंट मार्केट है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ प्राइस कट्स की जो ऑटोमेकर्स ने लिए है। वैसे तो कल की न्यूज में गौरव सर ने ये मेनली कवर किए थे, लेकिन इसका जो प्राइस एक्शन है वो कल हमें स्टॉक मार्केट्स में देखने को मिला। तो टाटा मोटर्स, M&M, बाकी ऑटो स्टॉक्स कल बढ़ते हुए दिखे क्योंकि प्राइस कट्स लिए हैं ऑटो मेकर्स ने। इससे मार्केट परसेप्शन जनरली ये है कि प्राइस कट्स लेने से डिमांड बूस्ट होगी एंड वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, एंड इससे ऑटो कंपनीज का शायद फायदा हो सकता है। इसी के चलते कुछ ऑटो एंसिलरीज भी कल ऊपर थे, क्योंकि अगर डिमांड अच्छी दिख रही है इंडस्ट्री को तो ऑटो एंसिलरीज का भी यहाँ पर फायदा एक्सपेक्टेड है। तो ऑटो मेकर्स, ऑलमोस्ट सारे ऑटो मेकर्स ने कुछ प्राइस कट्स अनाउंस किए हैं इन इन ल्यू ऑफ दिस जीएसटी। उनको भी एक बड़ा फेस्टिव सीजन आगे दिख रहा है, तो ऑब्वियसली अगर ये प्राइस कट्स से वो डिमांड अगर बूस्ट कर पाए तो दे विल ट्राई एंड मेक एज मेनी सेल्स एज पॉसिबल। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अनाउंस कर दिया था कि वो फुल्ली पास करेंगे जीएसटी 2.0 के बेनिफिट्स टू देयर कस्टमर्स अक्रॉस देयर पोर्टफोलियोज इन आइस एसयूवीज विद इमीडिएट इफेक्ट। M&M के बाकी जो मॉडल्स है लाइक थार, स्कॉर्पियो, बोलेरो, XUV 700, स्कॉर्पियो एन, ये सारे ही सब्सटेंशियल सेविंग के साथ अवेलेबल होंगे, ऐसा उनका कहना था। सेविंग ऑफ ऑलमोस्ट 1 लाख to 1.56 लाख डिपेंडिंग ऑन द मॉडल एंड वेरिएंट। तो रिसेंट ये रिडक्शन है जीएसटी रेट्स में, जो तो पहले एसयूवीज जैसे कार्स पर लगभग 50% का जीएसटी था, तो वो थोड़ा सा कम होकर 40% हो गया है। अब ऐसा एक्सपेक्टेड है कि शायद ऑटो इंडस्ट्री के लिए ये एक बूस्ट होगा, क्योंकि अगर हम रिसेंटली देखें तो जीएसटी के रेशनलाइजेशन से पहले भी पर्सनल इनकम टैक्स के स्लैब्स को रेशनलाइज किया गया था ये साल के स्टार्ट में। इंटरेस्ट रेट्स कट्स हमें आगे दिख रहे हैं, पे कमीशन के रिविजन्स आने वाले हैं, तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो थोड़े बहुत फेवरेबल चीज़ें बना रही हैं फॉर इंडस्ट्री, क्योंकि रिसेंटली जो म्यूटेड सेल्स रहे हैं दे हैव बीन अ चैलेंज फॉर ऑल दीज ऑटो कंपनीज। अब बात करते हैं स्टॉक वाइज न्यूज की। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम अदानी ग्रुप के बारे में। तो अदानी ग्रुप इज लुकिंग टू इन्वेस्ट $60 billion इन पावर एंड रिन्यूएबल सेक्टर्स टिल FY 32। गौतम अदानी लेड जो अदानी ग्रुप है उन्होंने ये अनाउंसमेंट कल किया कि वो ये सारी इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल्स, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे ही सेक्टर्स में करेंगे। जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन था उसमें अदानी ग्रुप का ये कहना था कि ये जो ग्रुप है वो प्लान कर रहा है $21 billion ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय FY 30। ये अदानी पावर में होगा टू स्केल अप उनकी रिन्यूएबल कैपेसिटी को स्केल अप करना चाहेंगे वो 14.2 गीगावाट से 50 गीगावाट्स।
राइट। इसके अलावा बाकी सारे कंपनीज ने भी अपने प्लान्स जो है वो बताए। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, दे विल लुक टू इन्वेस्ट $22 बिलियन थ्रू अदानी पावर बाय FY 32। एंड इनके भी कैपेसिटीज वो 17.6 गीगावाट से 41.9 गीगावाट तक ले जाना चाहते हैं। अदानी पोर्ट्स के ऑब्वियसली हाईएस्ट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है इंडिया में, एंड उनकी कैपेसिटी स्प्रेड है अक्रॉस गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान एंड अदर इंडियन स्टेट्स। उनका बेस जो था कि पावर पर ज़्यादा उनका जो एम्फोसिस है वो इसी चीज़ को लेकर था कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिसिटी मार्केट इन द वर्ल्ड होगा। उनकी एक्सपेक्टेशन है कि इंडियाज मार्केट विल ग्रो बाय कैगर ऑफ अराउंड 11% टू रीच 1000 गीगावाट्स बाय FY 32, जो करंटली 475 गीगावाट्स है। एंड ये जो सेक्टर है दैट प्रोवाइड्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज वर्थ मोर देन $500 बिलियन। अगली न्यूज है रिगार्डिंग भारत फोर्ज, जो प्लान कर रहा है एक डिफेंस कॉम्प्लेक्स टू मेक मिसाइल्स, स्पेस लॉन्च व्हीकल्स। इसकी वजह से इनके स्टॉक में कल एक बढ़ोतरी नजर आई। तो अग्नि अस्त्र करके उनकी एक सब्सिडरी है, तो उन्होंने एक लैंड पार्सल लिया है इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश टू अंडरटेक द एंड टू एंड डिफेंस एनर्जेटिक मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स। इंडिया जो है वो एम कर रहा है कि 3 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन हो एंड 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट्स हो बाय FY 29। गवर्नमेंट का भी इसी डायरेक्शन में काफ़ी सारे पॉलिसीज उनके दिखे गए हैं। तो एक ग्लोबल डिफेंस पार्टनर बनाना चाहती है गवर्नमेंट इंडिया को, एंड भारत फोर्ज एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के थ्रू एंड इंडिजिनस कैपेबिलिटीज के थ्रू इसमें एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रहा है। FY 25 में भारत फोर्ज ने अपनी हाईएस्ट एवर डिफेंस ऑर्डर रिसीव की थी ऑफ अराउंड 4,000 करोड़ टू सप्लाई 184 ATAGS प्लेटफॉर्म्स। तो ये एक बिग मोमेंट है उनकी प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री में, ऐसा भी मैनेजमेंट ने तब कहा था। नियर टर्म में लेकिन भारत फोर्ज एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो Q2 FY 26 है वो थोड़ा सा वीकर रहेगा बिकॉज ऑफ US एक्सपोर्ट्स, एंड मैनेजमेंट होप कर रहा है कि चीज़ें सेकेंड हाफ में थोड़ी सी बेहतर होने लग जाएंगी। अगली न्यूज़ है रिगार्डिंग इन्फोसिस बाय बैक। तो कल आफ्टर द मार्केट आवर्स इन्फोसिस ने थ्रू अ BSE फाइलिंग ये अनाउंस किया कि 11 सितंबर को उनकी बोर्ड की एक मीटिंग होगी जहां पर प्रपोजल डाला जाएगा टू कंसिडर बायबैक ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स। अगर ये अप्रूव होता है तो दिस विल बी द फर्स्ट बायबैक ऑफ शेयर्स फॉर द कंपनी सिंस 2022, जब कंपनी ने अराउंड 9,300 करोड़ का बायबैक इससे पहले किया था। मोर और लेस इंडिया की अगर हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देखें तो आई वुड से दैट इट्स काइंड ऑफ अ शेम कि ये सारे बिगर IT कंपनीज हैव नॉट बीन एबल टू कैश इन टू इन्वेस्ट इन थिंग्स लाइक AI। इससे पहले इन्फोसिस जैसी कंपनी में जो उनके पास्ट MD थे उन्होंने एक्सप्रेस किए थे थॉट्स टू इन्वेस्ट इन ओपन AI अ लॉट ऑफ ईयर्स अगो, अराउंड 10 years ago। बट इट सीम्स दैट इंडिया के IT कंपनीज में वो इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटीज या फिर इन्वेस्टमेंट करने की वो कन्विक्शन जो है वो उतनी स्ट्रांग नजर नहीं आ रही है, एंड दैट इज वाई जो कैश वो जनरेट कर रहे हैं उसको उन्हें बायबैक के तौर पर यूज करना पड़ रहा है टू बाय देयर शेयर्स बैक फ्रॉम द मार्केट। तो यही थी आज की सारी न्यूज़। अब हम बढ़ेंगे हमारे फाइनल सेक्शन पर, बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर। तो बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर आज हम बात करेंगे डेटा सेंटर्स के बारे में। तो एक बहुत ही माइंड बॉगलिंग स्टैटिस्टिक मैंने पिछले हफ्ते में पढ़ा, वो ये था कि US में जो भी पावर कंजम्पशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है, उसका 8.9% इज बिकॉज ऑफ डिमांड फ्रॉम डेटा सेंटर्स। ऑलरेडी US में डेटा सेंटर्स हैज बिकम सच अ बिग थीम। 8.9% इज अ बिग नंबर। अगर हम इन कंपैरिजन इंडिया देखें तो इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन डेटा सेंटर से आता है वो करंटली सिर्फ 1.1% है। तो हो सकता है ये नंबर्स सारी कंट्रीज के लिए यहाँ से और बढ़े, एंड दिस कैन इमर्ज एज अ वेरी बिग थीम कंसिडरिंग कि AI जैसी चीजें अब काफी नॉर्मल होते हुए जा रही है। इसी के साथ हमारी न्यूज़ का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड शेयर करें इस वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। हमारा पुणे में सेशन है ऑन 12 अक्टूबर 2025। तो अगर आप पुणे में उस समय है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप अपना इंटरेस्ट जो है वो रजिस्टर करें। वंस ऑल द इंटरेस्ट्स पॉपुलेट, हम वहाँ पर डिसीजन लेंगे कि हमें कैसे प्रोसीड करना है विथ रिगार्डिंग्स टू वेन्यू बुकिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। सो अगर आप इंटरेस्टेड है ऐसे सेशन में तो उसके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप वहाँ पर जाकर अपना इंटरेस्ट जो है वो रजिस्टर करें। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।